भूमि के बाद हम दोस्तों बात करते हैं मृदा की, यानी कि सोइल। अब ये सोइल होती क्या है? तो दोस्तों ये हमारा क्या है, सरफेस है, यानी कि धरातल है जिसके ऊपर हम सब रहते हैं। ये भी क्या है, विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बना है। अब चट्टानों में जो है ताप परिवर्तन और इनसे क्या हो गया, ये टूट गई और मिट्टी की ऊपरी जो परत है वही क्या है, सोइल है, जिसके ऊपर क्या है, गेहूं बाजरा, जो हम विभिन्न प्रकार की क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है। अब किताबी भाषा में देख लो एक बार कि पृथ्वी के ऊपरी पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत ही क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। मृदा बोले तो मिट्टी हो गया, सोइल हो गया। ठीक है। इसके बाद में अब ये बनी किससे है, तो चट्टान जो थी ये पूरी बड़ी सी चट्टान थी जो टूट के मृदा का रूप इसने धारण कर लिया। अब मृदा जो है वो कई प्रकार की हो सकती है, तो बेसिकली हम इसको ऊर्ध्वाधर रूप से देखें तो पहली जो है इसको ऊपरी मृदा बोलते हैं जिसके ऊपर हम सब रहते हैं। दूसरी है उपमृदा। ऊपरी मृदा जो है वो ह्यूमस और वनस्पति जो है अपने आप में समाये हुए रहती है। वहीं पे उपमृदा जो होती है वो बालू, काद, कले से मिलकर बनी होती है। वहीं पे जो तीसरी परत जो होती है, फर्स्ट होगी ऊपर वाली, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की जो टूटी चट्टानों के पदार्थ होते हैं, यानी कि अपक्षित चट्टानों के पदार्थ, जहाँ पे चट्टान टूटी है उसी को हम बोलते हैं जनक चट्टानें। चौथी प्रकार की जो मृदा होती है उसको हम बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि सोइल फॉर्मेशन होता क्या है, यानी कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो चट्टानों के अपक्षय से मृदा का निर्माण होता है। अपक्षय शब्द आया दोस्तों, अपक्षय यानी कि वेदरिंग। वेदरिंग होता है चट्टानों का अपने ही स्थान पे टूट जाना। किसके द्वारा? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, मानव क्रिया और विभिन्न प्रकार के प्राणियों द्वारा जो क्रियाएं की जाती है उनके द्वारा जो है चट्टानें अपने ही स्थान पे, जैसे ये कोई चट्टान है, अपने स्थान पे टेम्परेचर से, पानी से इसमें क्या दरार आ जाती है, टूट जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं, यानी कि अपक्षय क्रिया। तो ये होता है अपक्षय क्रिया। इसके कारण ही क्या होता है, हमारी मृदा का निर्माण होता है। वेदरिंग के कारण चट्टान टूट जाती है और चट्टान टूटने से ही उसमें जो खनिज होते हैं, जे पदार्थ जो उनका आपस में मिक्सर हो जाता है, उसी को क्या नाम दे देते हैं हम, मृदा नाम दे देते हैं। बात करें हम कि 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे आजकल सदगुरु जी ने एक अभियान चला रखा है जिसका नाम है सेव सोइल। तो हमारी जो सोइल है उसकी जो उत्पादकता है दिन ब दिन घटती जा रही है, क्योंकि हमने जो है इसकी क्वालिटी के ऊपर कभी ध्यान दिया ही नहीं। विभिन्न प्रकार, जैसे पंजाब हरियाणा में हमने क्या किया, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के कीटनाशक, उर्वरक वगैरह डाल के उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती थी मृदा की वो दिन ब दिन घटा दी। ठीक है। तो उसी के लिए आज जो सदगुरु महाराज हैं उन्होंने एक अभियान चलाया था जिसका नाम क्या है, सेव सोइल। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्यों चलाया है? क्योंकि 1 सेंटीमीटर मृदा सोइल को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, 100-150 साल इसमें बनने में लग जाते हैं। इसीलिए सोइल की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी होती है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है, जितनी भी कृषि क्रियाएं होती हैं जिससे हम विभिन्न प्रकार के जो अन्न उत्पादन करते हैं वो सोइल से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए जो है इसकी जो क्वालिटी है वो बनाई रखनी जरूरी है। वही बात करें अपक्षय की, तो अपक्षय वही होता है तापमान परिवर्तन, वनस्पति, मानव क्रिया द्वारा चट्टानों का टूटना अपने ही स्थान पे, वही क्या होता है, अपक्षय होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेदरिंग। ये आप एक बार नोट करो। इसके बाद में हम बात करेंगे मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि जो मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें बात करते हैं हम प्राकृतिक, कुछ वनस्पति के हैं, कुछ मानवीय करते हैं। तो इसकी बात हम करते हैं, जैसे जिस प्रकार की शैलें होंगी उनका रंग होगा, गठन होगा, रासायनिक गुणधर्म होगा,
उसी के अकॉर्डिंग जो वहाँ की चट्टानें होंगी वो क्या रहेंगी, पारगम्यता को प्रभावित करती हैं। वहीं पे बात करें हम जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण की, ये क्या करते हैं, ह्यूमस वगैरह ये मृदा की दर को प्रभावित करते हैं। वहीं बात करें हम मृदा कितने समय की है, मृदा परिच्छेदा की मोटाई वो किसको निश्चित करती है, वो निर्धारित करती है मिट्टी की मोटाई को निश्चित करती है। वहीं पे बात करें हम उच्चावच, तुंगता, ढाल मृदा की संचय को प्रभावित करते हैं। यानी कि ये हमारी यहाँ पे किसी प्रकार की मृदा है, यहाँ पे पाई जाने वाली जो मृदा रहेगी वो अलग रहेगी, यहाँ पे पाई जाने वाली मृदा अलग प्रकार की रहेगी। उसमें जितने भी फैक्टर हैं वो ये सारे हैं। जैसे जलवायु है, यहाँ पे सूर्य की किरणें तेज पड़ेंगी तो उसको जलवायु, तापमान और वर्षा प्रभावित करते हैं। वैसे ही मैदानी क्षेत्रों की जो मृदा है वो अलग प्रकार की रहेगी, उसकी मोटाई अलग रहेगी, उसकी पारगम्यता अलग रहेगी, और वहीं पे बात करें हम उसकी जो दर है यानी कि कितने साल वो चलेगी वो भी निर्धारित यहाँ पे की जाती है। वहीं पे किसी मृदा में वनस्पति, प्राणी, जीव, सूक्ष्म जीव जो होते हैं ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जैसे हम बात करें मैंग्रोव वनस्पति जो हमारी स्पेशल पश्चिम बंगाल क्षेत्र में सुंदरवन की डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है, उसमें जो ह्यूमस होती है वो अधिक होती है, उसी के कारण वहाँ पे सुंदरी प्रकार की वनस्पति डेवलप हो पाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जैसे मृदा की संचय को प्रभावित करती हैं। तो ढाल जो है, उच्चावच, कहीं का भी जो ढाल है वो मिट्टी की गुणवत्ता को निर्धारित करता है कि वहाँ की जो है मिट्टी किस प्रकार की, उसमें कितने गुण हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो किसको प्रभावित करती हैं, मृदा को प्रभावित करती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे कि एक तो मृदा की कारक होते हैं और उसकी क्वालिटी को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि मृदा निर्माण के मुख्य जो हैं कारक कौन कौन से हैं। तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक हैं, जनक सेल का स्वरूप कैसा है, यानी कि जैसी सेल होगी वैसे ही मृदा निर्माण होगा। जैसे कोई चट्टान है, जनक सेल ऐसी है जो क्या है, पथरीली है, जिसमें क्या है, खनिज लवण अधिक पाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो मृदा निर्माण होगा वो काली मृदा का निर्माण होगा। तो ये डिपेंड करता है जनक सेल के ऊपर कि उसका स्वरूप कैसा है। दूसरी बात हम करें कि वहाँ की जलवायु कैसी है, जैसी जलवायु होगी वैसे ही वहाँ की मृदा का निर्माण होगा। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में, हिम क्षेत्रों में क्या होता है, बर्फ़ की चादर हमेशा चढ़ी रहती है, तो वहाँ की जो मृदा है उसमें क्या रहेगी, उसमें गुणवत्ता कम रहती है। वहीं पे बात करें हम मैदानी क्षेत्रों की, तो वहाँ पे जो है मैदानी क्षेत्रों में ह्यूमस वनस्पति के कारण उसकी उर्वरकता और उत्पादकता ज़्यादा होती है। वहीं पे मरुस्थलीय क्षेत्रों में बात करें तो उसमें ह्यूमस की कमी रहती है, वहीं पे खनिज जो उसमें मिश्रण होते हैं वो कम पाए जाते हैं। इसलिए जलवायु भी जो है वो मृदा निर्माण को इफेक्ट करती है। वहीं बात करें स्थलाकृति की, जैसे स्थलाकृति कैसी है, मैदानी क्षेत्रों की अच्छी है तो वहाँ पे उत्पादकता और मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होती है। वहीं पे पर्वतीय क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों की जो है स्थलाकृति खराब रहती है और उसका फॉर्मेशन जो है, सॉइल का फॉर्मेशन अच्छा नहीं हो पाता। इसलिए वहाँ की जो है मृदा निर्माण में स्थलाकृति भी बहुत मुख्य योगदान निभाती है। वहीं बात करें जैव पदार्थों की, तो जैव पदार्थ जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जंतु, वो कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ स्थलाकृति अच्छी रहेगी, जलवायु क्रिया अच्छी रहेंगी। अब जैसे कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही है तो मृदा का अपरदन ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पे जो मृदा की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं रह जाएगी, क्योंकि वहाँ पे अपरदन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। अब जैव पदार्थ ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पे ना तो मृदा अपरदन होता है, जलवायु क्रियाएँ भी ठीक हैं और जो सेल है वो भी अच्छी क्वालिटी की है, तो तभी तो जो मृदा जो है वो अच्छी क्वालिटी की बनेगी। वहीं पे बात करें हम समय की, तो समय भी जो है मृदा निर्माण में मुख्य योगदान निभाता है। कैसे, कोई सॉइल है वो कितने साल पुरानी है, उसकी उत्पादकता क्या है, समय के साथ घटती जाती है।
वहीं पे समय जो है वो भी मृदा की क्वालिटी को हमें बताता है। जैसे कई सालों पुरानी जो है, अब हम बात करें सिंधु नदी के जो इर्द गिर्द जो मृदा है वो काफ़ी पुरानी हो गई है। गंगा के इर्द गिर्द जो मृदा है वो काफ़ी पुरानी हो गई है, ठीक है। लेकिन जो उसकी उत्पादकता है वो अभी बनी हुई है, कि वो इतनी भी पुरानी नहीं हुई है कि जिससे उसकी उत्पादकता घट जाए। लेकिन समय के साथ क्या होगा कि उसमें जो अब पंजाब हरियाणा में वहाँ पे कीटनाशक क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे क्या कम होती जा रही है। इसीलिए समय का भी जो है मृदा निर्माण में काफ़ी इम्पोर्टेंस रहता है। बात करें हम मृदा निम्नीकरण की, यानी कि मृदा की जो क्वालिटी है वो किस प्रकार से घटती है, तो उसमें दो फैक्टर काम करते हैं, एक मानवीकृत, दूसरा है प्राकृतिक। मानवीकृत में क्या है, वन यानी कि वनों को काटना, अति पशुचारण यानी कि पशुचारण अधिक होता है, और प्राकृतिक में क्या क्या है, एक जैसे मृदा अपरदन होता है, ठीक है। और विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अर्थक्वेक वगैरह है, वोल्केनो वगैरह है, इस प्रकार की जो है एक्टिविटीज़ भी होती हैं, उनके कारण भी जो है मृदा निम्नीकरण होता है। जैसे मानवीकृत में और हम बात करें, जैसे एक हो गया इसमें मानवीकृत में पशुचारण हो गया, अतिचारण हो गया, वन उन्मूलन हो गया, वनों को हम काट रहे हैं, उर्वरक वगैरह हम मिट्टी में ज़्यादा यूज कर रहे हैं, कीटनाशक दवाओं का जो है इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके कारण भी जो है मृदा की क्वालिटी होती है वो दिन ब दिन घटती जा रही है। अब इसकी जो घट रही है क्वालिटी, उसको बढ़ाएं कैसे, तो उसका संरक्षण करना जरूरी है। सबसे मेन समस्या यही है दोस्तों कि जो मृदा निम्नीकरण है वो दो कारण जो है इसमें मुख्य हैं। एक तो मृदा का अपरदन नहीं होना चाहिए, उससे उसकी क्वालिटी डाउन होती है। जैसे यहाँ पे ये अच्छी क्वालिटी की मृदा है, अब उसका हवा के द्वारा, पानी के द्वारा यहाँ से यहाँ यदि आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं अपरदन, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पे मृदा का चले जाना ही क्या कहलाता है, अपरदन। ये नहीं होना चाहिए। एक तो अतिचारण से होता है, एक अपरदन वायु के द्वारा भी होता है, जैसे एक जगह की मिट्टी उठ के दूसरे स्थान पे चली जाती है, तो ये जो है मृदा अपरदन नहीं होना चाहिए। इसी से क्या है, मृदा की क्वालिटी डाउन होती है, एक क्षीणता आ जाती है। जैसे हम मिट्टी में क्या कर लेते हैं, उसकी उत्पादकता बढ़ाने के चक्कर में कीटनाशक वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, संरक्षण। अब संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके 4-5 टॉपिक है, वो एक बार आप यहाँ नोट कर लेना। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि मृदा का संरक्षण कैसे होना चाहिए। सोइल कंजर्वेशन इसको हम बोलते हैं, और इसका उपाय क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्च बनाने की। मल्च बनाने से तात्पर्य ये है दोस्तों, आजकल मल्च बनाकर ही जो है वो जो है ये बाड़ी की खेती की जाती है। जैसे क्या होता है, दोनों साइड जो है यहाँ पे पेड़ लगे हैं, जैसे मिर्ची के पेड़ लगे पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इस जो बीच में जगह बच गई इसको ढक देते हैं, किससे, कोई सेवाल वगैरह से, पॉलीथीन से, किसी भी चीज़ से ढक देते हैं, जिससे क्या होता है कि बीच की जो नमी है ना वो ऊपर नहीं जाए, यानी कि वातावरण में नहीं जाए, तो नमी बची रहती है। तो पहला तो ये है कि जो मृदा की क्वालिटी है वो मल्च बनाकर रोकी जा सकती है, ठीक है। इसमें सेवाल भी हो सकता है, या पॉलीथीन वगैरह भी यूज़ करते हैं, जैसे आजकल जो शहरों के नियर बाई खेती होती है वो उसमें मल्च बनाकर ही खेती करते हैं। दूसरा है वेदिका फार्म। वेदिका फार्म मोस्टली ये होता है कि जैसे कोई पहाड़ी के ऊपर हम खेती कर रहे हैं, तो पहाड़ी के ऊपर खेती कर रहे हैं तो उसको ऐसे तो खेती कर नहीं सकते, तो उसको क्या करेंगे हम, ये पहाड़ी है उसको काट के ऐसे समतल करके यहाँ पे खेती हो रही है, यहाँ पे खेती कर लेंगे, यहाँ पे खेती कर लेंगे, यहाँ पे खेती कर लेंगे। तो ऐसे क्या है, वेदिका बनाई जाती हैं और उसी फार्मों के अंदर क्या कर ली जाती है, खेती कर ली जाती है, जिससे क्या है मृदा का, अब इससे तो क्या है, यहाँ पे मृदा है वो बह के पानी के साथ नीचे आ जाएगी, और इसमें जो है वो मृदा बची रहेगी। जैसे यहाँ पे खेती हो रही है, यहाँ पे खेती हो रही है, ठीक है। वहीं पे बात करें समोच्च रेखीय जुताई की। समोच्च रेखीय जुताई से तात्पर्य ये है दोस्तों कि पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि हम रेखीय खेती जो है वो नहीं कर सकते। जैसे समोच्च रेखीय जुताई से तात्पर्य ये है, ये हमारी क्या है, एक पहाड़ी है।
अब इस पे ऐसे जोत थोड़ा ना बनाएंगे, ऐसे जोत नहीं बना सकते इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे पानी पड़ेगा, इस जोत के आधार पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस पानी को और इस मृदा के संरक्षण के लिए हम ये अपनाकर ये चीज़ नहीं अपनाएंगे। और क्या अपनाएंगे, जैसे ये हमारी पहाड़ी है, इसमें ऐसे जोत करेंगे हम समोच्च रेखीय, जिससे क्या है पानी ऊपर ही रुक जाएगा पहाड़ी के ऊपर। ठीक है, ऐसे कर लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या होगा, पानी जो है वो नीचे की तरफ नहीं आएगा और यहीं पे ऊपर ही पहाड़ी के ऊपर रुक जाएगा, जिससे क्या है मृदा की क्वालिटी ऊपर पहाड़ी के ऊपर बनी रहेगी। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की खेती होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, समोच्च रेखीय रक्षक मेखलाएं क्या होती हैं, जैसे पेड़ के चारों तरफ क्या लगा दिए जाते हैं, तटीय क्षेत्रों में मोस्टली ये खेती देखने को मिलती है। पेड़ों यानी कि खेत के चारों तरफ पेड़ लगा दिए जाते हैं, जैसे तेज़ हवा आएगी तो उससे क्या है जो खेत है इसकी नमी जो है ख़राब नहीं होगी और किसी प्रकार का वातावरणीय इफेक्ट जो है कम पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेड़ लगा दिए जाते हैं चारों तरफ, इसी को बोलते हैं रक्षक मेखलाएं। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखीय रोधिकाएं वही होती हैं कि जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में जो है रोधिका बनाकर, यानी कि पानी बहता है उसको नीचे ना आकर यहाँ पे रोधिका बना दी जाती है, छोटे छोटे खड्डे बना दिए जाते हैं जिससे पानी रुक जाता है। चट्टानी बांध, ये भी वही होता है कि कोई यदि ढाल है तो वहाँ पे एक छोटा सा चट्टान का ही क्या कर लिया जाए, बांध बना लिया जाए छोटा सा। ठीक है, और वहीं से उसकी क्वालिटी जो है ख़राब नहीं होगी, उस बांध में जो है वो पानी जो है ऊपर तक सप्लाई हो पाएगा। ठीक है, वहीं बात करें बीज की फसल उगाना, तो दोस्तों जैसे बीच में यहाँ पे पानी जा रहा है, यहाँ पे भी खेती हो रही है, अभी बीच में पानी जा रहा है तो यहीं पे फसल क्यों नहीं उगा दी जाए। ठीक है, तो इसके लिए बीज की फसल उगाना ये भी क्या है, मृदा संरक्षण के उपाय हैं। ठीक है दोस्तों, अभी इनको हम डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है मृदा संरक्षण के ये उपाय होते हैं, मल्च बनाना, वेदिका फार्म, समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएं, समोच्च रेखीय रोधिकाएं, चट्टान बांध और बीज की फसल उगाना। ठीक है दोस्तों।